आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं हमेशा के जैसे आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम की लीडरशिप में चेंज और उसके इम्पैक्ट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे बढ़ रहे इन्फ्लेशन रेट्स। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 27 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। फाइनेंस की दुनिया में स्कॉट बेसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। स्कॉट अगले 4 सालों तक ग्लोबल फाइनेंस में शायद सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अब स्कॉट बेसेंट अमेरिका के नए ट्रेजरी सेक्रेटरी है। ट्रेजरी बेसिकली अमेरिका का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है। यही वो डिपार्टमेंट है जो अमेरिका का डेट मैनेज करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखता है। आसान शब्दों में ये अमेरिका के पैसे, डेट और इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। और ट्रेजरी सेक्रेटरी जो इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स में से एक है। स्कॉट बेसेंट का सिलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है और ये ट्रम्प के बाकी अपॉइंटीज से काफी अलग है। ये एक वेटरन वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर है जो पहले येल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाते थे। ये जॉर्ज सोरोस के प्रोटेजे है। ट्रम्प को सपोर्ट करने से पहले ये बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की कैंपेन को फंड कर चुके हैं। बेसिकली ये एक अनएक्सपेक्टेड पर हाईली क्वालिफाइड चॉइस है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बेसेंट की इकोनॉमिक सोच क्या है। ये सिर्फ अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी नहीं है, ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फिगर्स में से एक होंगे और इनके स्टेटमेंट्स दुनिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। बेसेंट के विजन से हमें 4 बड़े टेकअवेज मिले। बेसेंट ने ट्रेजरी सेक्रेटरी का रोल संभालने के बाद ब्लूमबर्ग को 2 इंटरव्यूज दिए हैं। हम उन्हें क्लोजली देख रहे हैं। हमारा ध्यान पॉलिटिकल बातों में नहीं है, उसके लिए इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि बेसेंट इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं। पहला टेक अवे है यूएस का डेट ड्यूरेशन डिलेमा। बेसेंट ट्रेजरी में आने से पहले जेनेट येलेन की बोरोइंग स्ट्रैटेजी के बड़े क्रिटिक थे। ये मानते थे कि ट्रेजरी ने अपनी यूएस गवर्नमेंट के डेट ड्यूरेशन को शॉर्टर कर लिया है। पर इसका मतलब क्या है? जब आप बॉन्ड्स खरीद के गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हो तो उसका टेन्योर इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 30 साल के लंबे ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स उन पे हायर इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। बेसेंट का कहना था कि येलन ने ज्यादातर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू किए जो सस्ते तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स मार्केट के करंट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पर अब जब बेसेंट ट्रेजरी में आ चुका है तो ये स्टांस ज्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहा। ब्लूमबर्ग ने जब उनको इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था, The previous administration shortened some of the duration, and we haven't shortened it further. We've just kept the policy in place. अब जब बेसेंट पावर में आ गए हैं तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट का कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है। तभी ये वेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आए और फेडरल रिजर्व अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बेचे। और भला ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अमेरिका का बोरोइंग कॉस्ट पूरी दुनिया का बोरोइंग कॉस्ट सेट करता है। अगर बेसेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा वहां शिफ्ट हो जाएगा। इससे इंडिया जैसे देशों के लिए लोन्स लेना और महंगा हो जाएगा और रुपये पे भी और प्रेशर आएगा। दूसरा टेक अवे है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट अभी रिकॉर्ड हाई पे है। ये उनकी जीडीपी का 8% है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डोज। डोज का मतलब यहाँ इलॉन मस्क की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। डोज का गोल है गवर्नमेंट की वेस्टफुल स्पेंडिंग को कम करना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। अगर ये काम कर गया तो बेसेंट का मानना है कि हर $300 बिलियन जो वो डोज से बचा सके वो वापस इकोनॉमी में डाला जा सकता है। कॉस्ट कट्स के बारे में ट्रम्प का ये कहना है, One way to think about this is 25% of the U.S. economy flows through Washington, D.C. So if we can cut the friction on that, that's a lot of savings. पर प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में ऐसे कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स फेल होते रहे हैं और लोग मस्क के अनकन्वेंशनल अप्रोच पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेजरी के बैक एंड सिस्टम्स में घुसकर कॉस्ट कटिंग आइडियाज देख रहे हैं। बेसेंट के हिसाब से ट्रेजरी का अप्रोच मूव डेलिबरेटली एंड फिक्स थिंग्स का है। मतलब ये मस्क के मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाले सिलिकॉन वैली अप्रोच नहीं अपना रहे। ये ज्यादा स्टेबल पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच पे फोकस करेंगे। तीसरा टेक अवे है यूएस का स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी। ट्रम्प का प्लान है अमेरिका के इंपोर्ट्स को कम करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना।
पर डॉलर का स्ट्रेंथ यहाँ एक प्रॉब्लम बन जाता है। डॉलर दुनिया का रिजर्व करेंसी है, इसीलिए उसका डिमांड हमेशा हाई रहता है। इसके कारण अमेरिका के एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जो ट्रम्प की मेड इन अमेरिका पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो क्या अमेरिका डॉलर को आर्टिफिशियली वीक करेगा? बेसेंट का जवाब है, Make no mistake, the U.S. still has a strong dollar policy. इसका मतलब अमेरिका अपनी करेंसी को वीक नहीं करेगा, बल्कि ट्रम्प नए पॉलिसीज लाकर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। पर बेसेंट ने चाइना को डायरेक्टली टारगेट किया। उन्होंने बोला, As you know, that China is the most unbalanced economy in the history of the world, and they are in a deep recession right now. They're experiencing deflation, and they're trying to export their way out of that. And we can't allow that. We want fair trade. मतलब अमेरिका चाइना जैसे अनफेयर देशों की ट्रेड में प्रेशर दे सकता है। चौथा टेक अवे है यूएस के इन्फ्लेशन पे स्टांस। अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी उम्मीद से ज्यादा है, पर बेसेंट को टेंशन नहीं है। उनका कहना है कि बाइडेन के एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्फ्लेशन का मेन कल्प्रिट था। उनका कहना है कि बाइडेन ने डिमांड शॉक क्रिएट किया, पर बिजनेसेस को इतना रेगुलेट किया कि सप्लाई नहीं बढ़े। इस वजह से इन्फ्लेशन हुआ। बेसेंट का मानना है कि ट्रम्प के डीरेगुलेशन, एनर्जी कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंट गवर्नेंस से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है टैरिफ्स। टैरिफ्स बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स होते हैं जो प्राइसेस को और बढ़ाते हैं। ब्लूमबर्ग ने जब इनसे टैरिफ्स के इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पे सवाल किया तो बेसेंट ने कहा, We could have a small one-time price adjustment that, as we saw in Trump 1.0. पर ओवरऑल इम्पैक्ट मिनिमल रहेगा। मतलब शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन बेसेंट को लगता है कि ट्रम्प के ओवरऑल पॉलिसी से प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे। बेसेंट काफी स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट ट्रेजरी सेक्रेटरी लग रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये बताया कि ये नेशन टॉप बॉन्ड सेल्समैन है। अगर डोज काम करता है तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा, डॉलर स्ट्रांग रहेगा, पर चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे अमेरिका काफी स्ट्रिक्ट होगा। इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में इशू हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ट्रम्प की पॉलिसीज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे। पर ये सब डिपेंड करता है कि ट्रम्प की पॉलिसीज असलियत में कितने इफेक्टिव होते हैं। बेसेंट के बहुत सारे अजम्पशंस हैं, और अगर उनमें से कोई भी बात गलत साबित हुई तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा। इस मैटर को हम क्लोजली देखते रहेंगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। बस कुछ साल पहले 2022-23 के आसपास दुनिया भर के इकोनॉमीज रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन फेस कर रहे थे। सेंट्रल बैंक्स ने जल्दी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए ताकि प्राइस प्रेशर कंट्रोल हो सके। आज इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे लुई विंसेंट गेव ये कह रहे हैं कि जो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स हमने प्री कोविड देखे थे वो अब शायद वापस कभी ना आए। तो अब इन्फ्लेशन परमानेंटली क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन स्लो हो रहा है और देश अपने सप्लाई चेन्स वापस कंट्रोल में लेना चाहते हैं। कमोडिटीज महंगी हो रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। ग्रीन ट्रांजिशन नए इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स क्रिएट कर रहा है और पीस डिविडेंड भी खत्म हो रहा है, यानी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने से इकोनॉमीज पे बर्डन बढ़ रहा है। ये सब इन्फ्लेशन को बढ़ाए रख सकते हैं। आईएमएफ भी बोल रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट बैंक्स के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट्स बढ़ाते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, जब लोन्स महंगे हो जाते हैं तो पब्लिक और बिजनेसेस कम बोरो करते हैं। जब डिमांड कम होता है, प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स और लेंडिंग रेट्स भी बढ़ जाते हैं। पर ये इतना सिंपल नहीं होता। अगर रेट्स जल्दी और एग्रेसिवली बढ़ा दिए जाए तो बैंकिंग सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड प्रेशर आ सकता है। बैंक्स का कोर बिजनेस डिपॉजिट लेना और लोन्स देना होता है। बैंक्स को लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट इनकम मिलता है और इन्हें डिपॉजिटर्स को जो पैसे देने पड़ते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। बैंक्स का प्रॉफिट इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स रैपिडली बढ़ते हैं तो बैंक्स का इनकम भी बढ़ता है क्योंकि नए लोन्स और बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट पे इशू होते हैं। लेकिन बैंक्स के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं क्योंकि डिपॉजिट रेट्स भी ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। आईएमएफ का कहना है कि ज्यादातर बैंक्स इसको इफेक्टिवली बैलेंस कर लेते हैं, पर एडवांस्ड इकोनॉमीज के 5% बैंक्स और इमर्जिंग मार्केट के 8% बैंक्स ऐसे हैं जो हाई इन्फ्लेशन और रेट हाइक से बुरी तरह इंपैक्ट हो सकते हैं। और ये छोटी सी बात नहीं है क्योंकि एडवांस्ड इकोनॉमी के 3% बैंक्स और इमर्जिंग मार्केट के 6% बैंक उतने ही वल्नरेबल है जितना एसवीबी या सिलिकॉन वैली बैंक 2023 में था। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया था, मगर ऐसा कैसे हुआ?
यूएस में इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा था। फेडरल रिजर्व ने रेट्स एग्रेसिवली हाइक कर दिए और बैंक्स के एचटीएम या हेल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियोज में लॉसेस शुरू हो गए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पुरानी लो इंटरेस्ट बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर जाती है। एसवीबी के पास बहुत सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड थे जो अब लॉसेस में चल रहे थे। जब उनके टेक क्लाइंट्स ने डिपॉजिट्स वापस मांगे तो एसवीबी को अपने बॉन्ड्स लॉस में बेचने पड़े। ये एक विशियस साइकिल बन गया। डिपॉजिटर्स ने पैनिक में और ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दिया। एसवीबी के एसेट्स की वैल्यू गिरती गई। एक फुल फ्लेजेड बैंक रन स्टार्ट हो गया और एसवीबी कोलैप्स कर गया। ये 2008 के बाद बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा क्राइसिस था। बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या इंडियन बैंक्स भी एसवीबी जैसे क्राइसिस फेस कर सकते हैं। आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडियन बैंक्स के एचटीएम पोर्टफोलियोज अनरियलाइज्ड गेन्स पे है, लॉसेस पे नहीं। इंडियन बैंक्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या आईएफआर नाम के एक स्पेशल रिजर्व भी बनाते हैं जो रेट चेंजेस के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा रिटेल डिपॉजिटर्स पे डिपेंडेंट है। 60% डिपॉजिट्स छोटे रिटेल अकाउंट से आते हैं। इसका मतलब डिपॉजिट फ्लाइट का रिस्क कम होता है। आरबीआई रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग करता है और बैंक्स के लिक्विडिटी और कैपिटल रिक्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। लेकिन एक नया रिस्क भी है। पहले आरबीआई ने एचटीएम होल्डिंग्स का 23% लिमिट रखा था, पर अब ये लिमिट हटा दिया गया है। इसका मतलब बैंक्स अब ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले सकते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा रेट हाइक्स होते हैं तो कुछ बैंक्स मुश्किल में आ सकते हैं। डेप्यूटी गवर्नर राजेश्वर राव ने एएलएम या एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया है। अगर कोई बैंक ज्यादातर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लेता है पर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स के समय वल्नरेबल बन जाता है। अगर बैंक्स डिपॉजिट रेट्स जल्दी बढ़ा देते हैं लेकिन पुराने बॉन्ड्स लो इंटरेस्ट पे लॉक्ड है तो ये डेंजरस मिसमैच क्रिएट होता है। बॉन्ड होल्ड करना रिस्क नहीं है, लेकिन एएलएम सही से प्लान न करना रिस्की है। अब इस कहानी के कुछ की टेकअवेज देखते हैं। इन्फ्लेशन वापस हाई हो सकता है और अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स का एरा शायद खत्म हो गया है। हायर इन्फ्लेशन मतलब हायर इंटरेस्ट रेट्स और बैंक्स को रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करना पड़ेगा। ज्यादातर बैंक्स के लिए इम्पैक्ट मैनेजेबल है, पर कुछ आउटलायर्स कोलैप्स हो सकते हैं। एसवीबी क्राइसिस ने दिखाया कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म रिस्क इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है। इंडिया में अभी तक बैंकिंग सिस्टम सेफ है, पर आरबीआई का एचटीएम लिमिट हटा देना एक नया रिस्क क्रिएट कर सकता है। स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर इंडियन बैंक्स अपनी एएलएम स्ट्रैटेजी सही से मैनेज करे तो हायर इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स का इम्पैक्ट हैंडल किया जा सकता है। पर अगर कोई बैंक सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस करे तो वो कभी भी एसवीबी की तरह क्रैश हो सकता है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, Q3 FY25 में लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की सेल्स 8% बढ़ गए, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 5.5% और Q2 FY25 में 5.4% थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 16.2% हो गए, जो सेक्टर वाइड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को दिखाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया। 1675 लिस्टेड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सेल्स 7.7% बढ़े, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा। आईटी कंपनीज की सेल्स 6.8% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जबकि नॉन आईटी सर्विस कंपनीज ने 11.5% ग्रोथ दिखाया। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस 6.3% बढ़े और स्टाफ कॉस्ट में 9.5% का इंक्रीज आया। आईटी और नॉन आईटी सर्विसेज फर्म्स के स्टाफ कॉस्ट में भी ग्रोथ देखा गया। आईटी सेक्टर में 5% का इंक्रीज और नॉन आईटी सर्विसेज में 12.4% का राइज रिकॉर्ड किया गया। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए नए नॉर्म्स इशू किए हैं। अब ये बैंक्स 25 लाख रुपीस या टियर 1 कैपिटल का 0.4% में से बड़े अमाउंट तक के लोन्स को सेम वैल्यू लोन्स क्लासिफाई कर सकेंगे। इस डिसीजन से स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। बोरोवर्स के लिए लोन सीलिंग को 1 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लेंडिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा। रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस के लिए टोटल लोन एक्सपोजर लिमिट को भी 25% तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन नॉन हाउसिंग रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर अब भी टोटल लोन्स का मैक्सिमम 5% ही रहेगा। नए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट्स 60 लाख रुपीस से 3 करोड़ रुपीस तक के रेंज में सेट किए गए हैं, जो बैंक्स के टियर के बेसिस पर डिपेंड करेगा। ये रिवीजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और हाउसिंग फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। फाइनली,
टाटा कम्युनिकेशंस ने 21 फरवरी 2025 में 465 करोड़ रुपीस की कमर्शियल पेपर्स इशू किए। हर सिक्योरिटी का फेस वैल्यू 5 लाख रुपीस रखा गया और ये सिक्योरिटीज 23 मई 2025 को रिडीम होंगे। इस इशुएंस को 24 फरवरी 2025 को एनएसई पर लिस्ट किया गया। कमर्शियल पेपर्स का एनुअल डिस्काउंट रेट 7.47% है, जो रेगुलेटरी फाइलिंग में मेंशन किया गया है। इस स्ट्रक्चर्ड इशुएंस से क्लियर होता है कि टाटा कम्युनिकेशन अपने शॉर्ट टर्म फंडिंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक प्रिसाइज अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।